Okay, moving further into electrochemistry. Last discussion was still molar conductivity and conductive measurement of the conductivity. Okay. Now we'll carry this topic forward with variation of conductivity and molar conductivity with concentration. ये दोनों कंडक्टिविटीज कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर बढ़ती हैं, कम होती हैं और क्यों होती हैं, ये सारा बैकअप अपन यहाँ पे बताने वाले हैं, कंडक्टिविटी का और मोलर कंडक्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी वाज कप्पा और मोलर कंडक्टिविटी जो है दैट वाज कंडक्टिविटी पर मोलर, कप्पा बाय सी। ठीक है, ओके। तो इन दोनों के बारे में अपन डिस्क्राइब करेंगे। पहले कंडक्टिविटी की इंफॉर्मेशन क्लियर करते हैं। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, है ना, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंसंट्रेशन कम करेंगे तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो पहला जो फैक्टर मेरे पास कंक्लूजन में निकल के आ रहा है वो है कि कंडक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कम करने पर कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन मतलब आयंस कम हो जाएंगे, आयंस कम हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों के लिए। फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जो कंसंट्रेशन है उसके साथ कंडक्टिविटी डायरेक्टली वेरी करेगी। ओके, क्या हो रहा होगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन मतलब यही होता है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम अगर मान लो डिक्रीज, है ना, दैट कैरी करंट, जिन्हें करंट कैरी करना है, जिन आयंस को करंट कैरी करना है, वही अगर कम हो जाएंगे, करंट इन अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पर यानी कंसंट्रेशन कम करने पर, कंसंट्रेशन कम करना यानी पानी मिला देना, पानी मिला देना। तो जब डाइल्यूट कर दिया तो डाइल्यूट करने पे सॉल्यूशन का क्या कम हो जाएंगे, आयंस कम हो जाएंगे, और आयंस कम हो जाएंगे तो अपने आप क्या कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ये उस बात का रीजन हो गया, ये रीजनिंग होगी। तो बहुत आराम से ये चीज एसर्शन रीजन में फिट हो सकती है, बहुत आराम से ये एसर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। एसर्शन में लिखा रहेगा कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद द कंसंट्रेशन, और रीजन में जो भी सुटेबल इंफॉर्मेशन है लिखी रहेगी, तो अपने को मैच करना है। ठीक है, एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड है, पॉसिबिलिटी है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, अभी अपन ने एक फॉर्मूला पीछे ऑलरेडी कवर किया था कि जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कप्पा ए बाय एल होता है। ठीक है, और अगर हम ए और एल को यूनिटी रख दें, 1 1 रख दें मतलब, तो कंडक्टेंस ही कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा। अगर ए एल को 1 1 रख देंगे, दोनों को 1 1 रख देंगे, 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर, तो कंडक्टेंस ही कंडक्टिविटी के बराबर मैच कर जाएगा, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बराबर हो जाएंगे। ठीक, हमने मोलर कंडक्टिविटी में क्या पढ़ा था, मोलर कंडक्टिविटी में कप्पा, है ना, ए बाय एल और
अगर मैं, एक वो होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है A × L, ठीक, वॉल्यूम A × L होता है। अगर हम L को 1 रख दें, अगर L 1 रख दें, तो V और A बराबर हो जाएंगे। उस कंडीशन के लिए V और A बराबर हो जाएंगे। और अभी अपन यूनिटी वाली ही बात कर रहे हैं, तो यही फॉर्मूला हमारा किस तरीके से दिखेगा, कप्पा, और L की जगह क्या रख दिया अपन ने, 1, और A क्या बन जाएगा, V। ये चीज जनरेट करना इसलिए जरूरी था ताकि ये पता चल पाए कि मोलर कंडक्टिविटी का वॉल्यूम के साथ क्या कनेक्शन, वॉल्यूम के साथ क्या कनेक्शन, वो बना दिया अपन ने कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखते हैं क्या होगा। अगर हमने डाइल्यूशन किया, अगर अपन ने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने से क्या बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, पानी ज्यादा हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम है ना, कैपेसिटी बढ़ जाएगी, डाइल्यूट पानी एक्स्ट्रा डाल दिया अपन ने, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा पानी मिलाने से कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, वी बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगी ना, अगर मैं वी बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ेगी। तो कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन कैसा दिख रहा है, इनवर्स। तो दूसरा कनेक्शन आया, मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट। जबकि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, और ये वाली इनवर्सली, ये अपन ने डायरेक्टली लिखा है कंडक्टिविटी को, और मोलर कंडक्टिविटी काय में चली गई, इनवर्स में चली गई, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम कनेक्शन। ये वॉल्यूम वाले कनेक्शन की वजह से, जो कि ऊपर करके दिखाया अपन ने, इन्हीं इसी को एक ग्राफ से शो किया उन्होंने। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिफरेंस है। इधर हमारे पास अंडर रूट कंसंट्रेशन है, और इधर हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। अभी अपन ने मोलर कंडक्टिविटी में क्या देखा, कंसंट्रेशन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, ठीक है। ये 0, 200, कोई 400, 0.2, 0.4, ठीक है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे जैसे अपन पानी मिलाते जा रहे हैं कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, ग्राफ राइट टू लेफ्ट चल रहा है। जैसे जैसे पानी मिला रहे हैं कंसंट्रेशन कम होता है, और ये जो ग्राफ बनता है वो कर्व बनता है इस तरह से, बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। कंसंट्रेशन कम हो रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ग्राफ जैसे कि मान लो एसिटिक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये एकदम शार्प चलता है, यानी स्ट्रेट लाइन ऐसा। मान लो कि KCl, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता इनवर्सली है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में काफी चेंज आता है, बड़ा चेंज आता है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में थोड़ा सा चेंज आता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये देखो, जब अपन कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं और कम कर रहे हैं और कम कर रहे हैं और पानी मिला दिया, जब कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा, एग्जैक्ट तो 0 हो नहीं सकता, ऑलमोस्ट 0 तक पहुंच जाएगा, लिमिट ऑलमोस्ट 0 तक जब पहुंच जाएगा, तो ये लाइन कहाँ जा रही है, ये लाइन जाएगी कहाँ पे, इंफिनिटी पे, यानी उस समय कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। कैसे,
जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगा, इक्वल टू नहीं लिखा है मैंने, जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगा तब हमारी मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी अपनी मैक्सिमम लिमिट पे जाएगी, अपनी मैक्सिमम लिमिट पे जाएगी। इसी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। लिमिट यानी कि आखिरी, बिल्कुल लास्ट पॉसिबल, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपन इसको कहते हैं। और इसका सिंबल में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है, ये ऊपर एक नॉट लग जाता है। ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू कब आएगी? जब कंसंट्रेशन अप्रोच कर रहा होगा किसको? जीरो। ठीक है। when concentration approaches zero, the conductivity becomes maximum, called as limiting molar conductivity. Okay, next. अब we need to talk about, बहुत रिपीट हुआ है ये पेपर में, है ना, काफी रिपीट चांसेस हैं कि अपने को बनेगा भी। अगला टाइटल आ रहा है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर अप। ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई सवाल यहाँ से मिलता ही है। कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। Kohlrausch law of independent migration of ions. Oh, इसका स्टेटमेंट लेके फिर इसके डिस्कशन में उतरते हैं। इसका स्टेटमेंट आता है, फॉर्मूला बताना पड़ता है, न्यूमेरिकल आता है। ठीक है। It states that limiting molar conductivity, limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of the anion and cation of the electrolyte, of the electrolyte. क्या कहा गया? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो टोटल कंडक्टिविटी होगी, देखो हर इलेक्ट्रोलाइट में दो आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन, है ना। जैसे NaCl में Na प्लस और Cl माइनस होता है, वैसे हर इलेक्ट्रोलाइट में दो आयन होंगे ही होंगे। तो वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का जो टोटल कंडक्टिविटी आएगा वो एनायन की कंडक्टिविटी खुद की और कैटायन की खुद की कंडक्टिविटी का सम होगा। तो NaCl की टोटल कंडक्टिविटी कैसे आएगी? सोडियम की कंडक्टिविटी खुद की प्लस क्लोरीन की, ऐसा। अभी आयन के फॉर्म में उसको दिखाएंगे। ठीक है। तो हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, लेट्स सी। कि वो कह रहा है NaCl की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, यानी M भी लगाना है, नॉट भी लगाना है। और किसकी बात कर रहे हैं अपन? NaCl की, मान लो। तो लॉ के हिसाब से ये वाली पूरी कंडक्टिविटी किसके बराबर आएगी? कंडक्टिविटी ऑफ
सोडियम प्लस कंडक्टिविटी ऑफ किसी भी कंपाउंड की कंडक्टिविटी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी उनकी आयंस की कंडक्टिविटी का सम होती है। तो जिसमें से जितने कैटायन आनायन निकल रहे होंगे उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे जनरल बात लिख के दिखा रहे हैं वो, कि मान लो अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में से V प्लस कैटायंस निकल रहे हैं, यानी 8, 10, 12, 15, और V माइनस अगर उसके अंदर से एनायंस निकल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हर बार सेम। तो ऐसे जनरल केस में मोलर कंडक्टिविटी बनेगी नंबर ऑफ कैटायंस इंटू कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एनायंस इंटू द कंडक्टिविटी ऑफ, ठीक है। ओके, अब इसका यूटिलाइजेशन देखना है। दो फॉर्मूले हमारे पास आ रहे हैं इसमें। ये वाला कॉन्सेप्ट यूजुअली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वर्कआउट किया जाता है, जो कि 100% डिसोसिएट नहीं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनका डिसोसिएशन 100% नहीं होता है, इनका अल्फा लेस देन 1 होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज लेस देन 1। मतलब ये कभी भी 100% नहीं टूटते। इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर अपॉन लिमिटिंग। और एक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है ऑलरेडी, C α² अपॉन 1 माइनस अल्फा। एक फॉर्मूला जो अपन ऑलरेडी पिछले टॉपिक में लिखे हुए हैं, यहां से कनेक्ट करके दिखा रहा हूं कि मोलर कंडक्टिविटी तो कप्पा अपॉन सी से आती है। इन तीनों फॉर्मूले पर जुड़कर एक न्यूमेरिकल बनता है। तीनों फॉर्मूले जोड़कर, तीनों फॉर्मूले को यूटिलाइज करके एक न्यूमेरिकल क्रिएट होता है, जिसमें कि सबसे पहले कप्पा और सी दिया होता है, तो पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालनी पड़ती है, उसको यहाँ पे रख के इससे डिवाइड करके अल्फा निकालना होता है, और फिर अल्फा को यहाँ पे रख के लास्ट में क्या निकालना होता है, के निकालना होता है। ऐसा सीक्वेंस क्वेश्चन बनता है ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है। और इसी को रिवर्स में भी आ सकता है, रिवर्स मोड में भी आ सकता है, पर ये तीनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जब भी आते हैं कनेक्टेड आते हैं। कोलरोस लॉ को इस्तेमाल कैसे करना है उसका अपन एक बैकअप सैंपल क्वेश्चन की तरह उसको ट्रीट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोलरोस लॉ। बेसिकली इस लॉ का काम वही है कि कंडक्टिविटी निकालनी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, उसी में एक सैंपल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर
CaCl2, जिसमें कि उसने कैल्शियम की कंडक्टिविटी गिवन है 119 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और क्लोरीन की कंडक्टिविटी गिवन है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और हमें कैल्शियम क्लोराइड का आंसर निकालना। कैल्शियम क्लोराइड के तो पहले नंबर ऑफ आयंस चेक करे, जब अपन ने इसको डिकम्पोज करा तो एक कैल्शियम निकलेगा और दो क्लोरीन निकलेंगे, दो क्लोरीन आयंस निकलेंगे। तो जब मैं इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कोलरॉश लॉ का फॉर्मूला बनाऊंगा, तो कैल्शियम तो एक ही है, वो तो एक ही बार काउंट होगा, लेकिन क्लोरीन की जो कंडक्टिविटी होगी वो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी। वो दोनों वैल्यूज को वहां पे रख के आंसर निकाल देते हैं। ये हो गया 119, और ये हो गया 2 × 76.3, 119 प्लस 152.6, टोटल मिला के 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कोलरॉश लॉ के ऊपर पहली वेराइटी, पहला रेंज है जिसमें कि आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी निकालना, इंडिविजुअल आयंस का हमेशा दिया होगा। ओके, फिर एक और वेराइटी इसमें आती है, सेकेंड रेंज जो यहाँ बनती है वो देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी अपने को दे रखी है, एक तो NaCl की, एक अपने को दिया हुआ है HCl, और एक दिया हुआ है NaAC। हमें ये दिया हुआ है 91, और ये सबकी यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। और कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करना है अपने को कंडक्टिविटी ऑफ HAC, यानी एसिटिक एसिड, AC यानी एसिटेट आयन, यहाँ पे AC का मतलब है एसिटेट आयन। तो वो NaAC मतलब सोडियम एसिटेट, और HAC मतलब एसिटिक एसिड। ठीक है, अपने को ये जो HAC का कंडक्टिविटी फाइंड करना है, उसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कि मुझे एक तो H+ की कंडक्टिविटी मिल जाए, और AC- की कंडक्टिविटी मिल जाए, ये नीड है। H की कंडक्टिविटी यहां से आएगी HCl में से, और AC की कंडक्टिविटी यहां से आएगी। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन कहीं ना कहीं कैंसिल करना पड़ेगा, और सोडियम भी क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। उनको हटाना है, उसमें से आयंस छांटने हैं। तो जिन दो में से हमें हमारे आयंस चाहिए, उनको अपन ऐड कर लेते हैं,
और NaCl को जब माइनस करूंगा तो Na से Na कट जाएगा और Cl से Cl कट जाएगा। तो इसको प्रेजेंट करके दिखाना होता है कि भाई ये दो आयंस बचाने के लिए, ये दो आयन बचाने के लिए कह रहे हैं कि NaCl, सॉरी, जिसमें अपने आयंस हैं, यानी एक तो HCl की कंडक्टिविटी को ऐड कर लेते हैं किसके साथ, जिसमें AC आ रहा है, यानी कि NaAC, इनको तो ऐड कर लेते हैं और उसमें से हटा देते हैं NaCl। NaCl को हटा देते हैं। देखो कनेक्ट हो रहा है, यहां से H और AC बचेगा, Cl और Na अपने ये वाले आयन के साथ क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होके निकल जाएंगे। सबकी वैल्यूज हमारे पास है, पुट करनी है। HCl की कंडक्टिविटी 425.9, NaAC की कंडक्टिविटी 91 और NaCl की कंडक्टिविटी 126 पॉइंट। इनको सॉल्व करके आंसर पे ले आते हैं। ये कोलरॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन है। कोलरॉस लॉ पे दो तरह के सवाल जो है हमारे पास बनते हैं। और वो जो मैंने अभी आपको बताया, एक वैरायटी जिसमें कि तीन फॉर्मूले एक के बाद एक यूज होते हैं, वो वाला रेंज देखना है। तो ये कोलरॉस का फुल एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगा। इतनी ही वैरायटी आएगी, इसके अलावा कोई भी नेक्स्ट वैरायटी नहीं जनरेट होगी, तो इसको थॉरोली कर लेंगे। कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड is 4.95 into 10 to the power -5 Simon per centimeter. Calculate its dissociation constant यानी Ka if limiting conductivity है ना, lambda m 0 not for acetic acid is 390.5। पहले तो हम डेटा छाटेंगे ताकि फॉर्मूले में रखने में आसानी हो जाए। सबसे पहला जो डेटा है वो मोल पर लीटर में दिया है, यानी कंसंट्रेशन दी। उसी की कंडक्टिविटी यानी कप्पा, कंडक्टिविटी 4.95 इंटू 10 to the power -5 साइमन पर सेंटीमीटर दी हुई है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी अपने को 390.5 दी हुई है। और के ए पूछा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो कि बिना अल्फा के आ नहीं सकता, तो अल्फा भी निकालना ही है ना। वही तीन फॉर्मूले बैक टू बैक एक साथ एक एक करके यूज होंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले
कंडक्टिविटी निकाली जाएगी कप्पा अपॉन सी से, क्योंकि दोनों अवेलेबल है। वैल्यूज रख दी गई, 4.95 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय सी, यानी कि 0.001028। पॉइंट हटा देंगे, पावर वगैरह ऊपर चली आएगी, 1 2 3 4 5 जीरो कैंसिल होंगे, एक ऊपर 10 बच जाएगा बस, ऊपर सिर्फ 10 बच जाएगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये मोल पर लीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में ले जाना पड़ेगा। उसके लिए 1000 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, और लीटर इनवर्स है, वो भी नीचे है, नीचे का लीटर इनवर्स मतलब ऊपर आ चुका है, तो इंटू सेंटीमीटर क्यूब में अपन आंसर को ले आए हैं। ठीक, तो अब वो अपने को आंसर जो आएगा वो उसमें ही आएगा, सेंटीमीटर वाली यूनिट्स में कन्वर्ट होगा। तो ये स्टेप नंबर 1 एग्जीक्यूट होता है, जिसमें कि अपन ने मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करी है। इसको उठा के अब नेक्स्ट फॉर्मूले पिक करेंगे, जो सीक्वेंस में अगला फॉर्मूला नोट किया था अल्फा जनरेट करने के लिए, जिसमें अपन मोलर को लिमिटिंग मोलर से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा अगला टास्क रहता है। इसके अंदर हम 48.15, यानी जो हमने मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करी है, और जो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑलरेडी रिपोर्टेड है, इनको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करके हमारे पास जो अगला रेशो तैयार होता है, यूनिट सेम होती है तो उसकी कोई यूनिट नहीं आती अल्फा की, ये मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। इस अल्फा को यूज करके मेरा थर्ड लेवल मूव करता है, जो कि ये वाला है। तो ये 3 स्टेप को एक के बाद एक सबसे कॉन्सिक्यूटिवली एग्जीक्यूट करते हुए हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। कंसंट्रेशन हमें 0.001028 दिया हुआ है। ये वैल्यू हमारे पास 1.1233 अल्फा आ चुका है, और नीचे भी 1 माइनस 0.1233 यानी अल्फा। ये 3 स्टेप का क्वेश्चन पूरा पूरा न्यूमेरिकल की तरह हमें बिल्कुल मिल सकता है, सेट हो सकता है। तो सीक्वेंस फॉलो करके बस कैलकुलेशन एग्जीक्यूट करनी होती है। दिस विल बी कमिंग अप समवेयर अराउंड 17.78 इंटू 10⁻⁻5। और डिसोसिएशन कांस्टेंट की यूनिट जो होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये जो 3 रेंज अभी अपन ने कोलरॉस्ट लॉ में डिस्कस करी है, ये 3 वेराइटी में से ही हमें कोलरॉस्ट लॉ जब भी बनेगा तो इन 3 में से एक वेराइटी बनेगी। 3 कैटेगरी के क्वेश्चन एग्जीक्यूट किए। So that was Kohlrausch law and its complete applications, possible applications and numerical questions. ठीक है, चलो मूविंग ऑन फर्दर। अब हमें अभी तक ये जो पूरा चैप्टर चल रहा था, ये पूरा चैप्टर अभी तक वर्कआउट हो रहा था इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स के बारे में चल रहा था अभी तक, जिसमें कि हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर रहे थे। यहां से ये चैप्टर सेकेंड स्विच स्विच करके सेकेंड पार्ट में एंटर करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस। यानी हम करंट पास करेंगे और रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी में का जो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो आप डिस्कस होगा इस आगे के बाद। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में
जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज होता है, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल एनर्जी में। हम्म। हाँ, अगर अलग एनर्जी देके कुछ करवाना पड़ता है तो वो सब नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। केमिकल एनर्जी में हम इसे ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे। सभी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में यही प्रोसीजर चल रहा होगा। इस टॉपिक को डिस्क्राइब करने के लिए फैराडे ने दो लॉज दिए, जिन्हें पहले कवर करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में उसने लॉज दिए, उनको कवर करते हैं पहले। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दो लॉज जनरेट किए गए। पहले फर्स्ट लॉ, ठीक है। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occurs at any electrode, भाई दोनों इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन चल रही है, हम करंट पास कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन है वो कितनी होगी, वो फर्स्ट लॉ बताता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय अ करंट, करंट पास करके किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर रिएक्शन कितनी होने वाली है, वो डायरेक्टली, मतलब वो सीधा प्रोपोर्शनल होती है टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। कितना करंट पास किया गया, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, थ्रू इलेक्ट्रो, ये पहले लॉ का स्टेटमेंट है। द अमाउंट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अमाउंट ऑफ रिएक्शन यानी कितना मेटल डिपॉजिट होगा, कितना मेटल डिपॉजिट होगा या निकलेगा, वो प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट से, यानी करंट से। ठीक। जितना ज्यादा करंट पास कराएंगे उतना ज्यादा रिएक्शन होगी, उतना ज्यादा जिंक जो है वो डिपॉजिट होगा, कॉपर निकलेगा। दूसरा लॉ जो होता है वो अमाउंट डिपॉजिटेड का कंपैरिजन बताता है कि दोनों मेटल कितने कितने रेशो में डिपॉजिट होंगे, दो अलग अलग मेटल लगा। सेकेंड लॉ, अमाउंट अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय, भाई एक बार जिंक लगा दिया, एक बार सिल्वर लगा दिया, एक बार कॉपर लगा दिया, एक बार कोई और मेटल लगा, प्लेटिनम, तो कौन सा मेटल कितना डिपॉजिट होगा, उसके बारे में ये लॉ बताया जा रहा है। लिबरेटेड
बाय सेम क्वांटिटी ऑफ, और हर बार करंट अगर हम सेम फॉलो करवाएं, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोपोर्शनल तो किस मेटल का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा वो प्रोपोर्शनल होता है उनके इक्विवेलेंट वेट से। केमिकल इक्विवेलेंट वेट से प्रोपोर्शनल होता है। जिस एलिमेंट का जितना ज्यादा इक्विवेलेंट वेट होगा उसका डिपॉजिशन भी उतना ही ज्यादा होगा, भले ही अपन करंट सेम फ्लो करवा रहे हैं, भले ही करंट सेम फ्लो करवा रहे हैं। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट एक कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंट वेट का मतलब है नॉर्मल जो एटॉमिक वेट होता है वो, यानी एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, जिंक कॉपर सिल्वर वॉट एवर ऑफ द मेटल, एटॉमिक मास ऑफ द मेटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस कैटायन। उसी मेटल के कैटायन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उससे अगर डिवाइड कर दें तो हमें उसका इक्विवेलेंट वेट मिलता है। जिस एलिमेंट का जितना ज्यादा इक्विवेलेंट वेट होगा वो उतना ज्यादा डिपॉजिट होगा, भले ही आप हर बार करंट सेम फ्लो करा रहे हो। हर बार करंट अपन एक जैसा फ्लो कराएंगे। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मान लो सोडियम है। अब सोडियम का कैटायन क्या होता है, Na+ होता है। तो उसका अगर इक्विवेलेंट वेट कोई पूछे सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक मास तो 23 है, और अपॉन में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका, जितना उसका चार्ज है, यानी 1। तो उसका इक्विवेलेंट वेट वापस कितना आ गया, 20। उसी जगह अगर कोई कैल्शियम की बात कर रहा होता तो उसका इक्विवेलेंट वेट उसके एटॉमिक वेट से डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उस बार 40 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, काय से, 2 से, क्योंकि उसको रिड्यूस करने के लिए मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड पड़ेगी। तो मेरा आंसर उस टाइम कितना आ जाएगा, 20। ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट या मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उसके एक्चुअल मास को उसका जो चार्ज है उससे डिवाइड करो, जो भी उसका चार्ज है ना, कैटायन का जो चार्ज है उससे डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है। अब ये फैराडे के लॉ पर एक वैरायटी है जो बहुत बनती है। एनसीईआरटी में भी अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं काफी सारे। फैराडेज के लॉ के ऊपर एक न्यूमेरिकल रेंज बनती है यहाँ पे। कोई भी मेटल के बारे में पूछते हैं कि अगर इसको हमें इतना इतना ग्राम डिपॉजिट कराना है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, या इतनी इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो कितना ग्राम डिपॉजिट होगा। ऐसे इस तरह के सवाल यहाँ से फैराडे के लॉ पे बनते हैं। उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, एक हमारे पास फैराडेज कांस्टेंट ऑलरेडी बना हुआ है जिसको अपन ने नॉन्स्ट इक्वेशन में यूज किया था। उसका उसका ओरिजिन दिखा रहे हैं। जैसे एक सैंपल रिएक्शन ले ली अपन ने सिल्वर की, कि सिल्वर को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो डिपॉजिट हो जाएगा जाके, है ना। सिल्वर को अपने आयनिक फॉर्म से एक्वस फॉर्म से डिपॉजिट कराने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है 1 मोल सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए, रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Ag। रिएक्शन में से दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ये कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 मोल की बात चल रही है। ठीक है, 1 1 मतलब ये 1 मोल है। ओके। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज वो अपन पता लगाने जा रहे हैं। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन
वो तो पता ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? एवोगेड्रो। कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो मल्टीप्लाई कर देंगे। चार्ज पता लगाना है अपने को कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स अगर चल रहे हैं तो कितना चार्ज ट्रेवल कर रहा है। और जब इसे कैलकुलेट करके दिखाया गया, जब इसको वर्कआउट किया गया, तो आंसर आया 96487 कूलम पर मोल। किसी भी चीज के, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट, सिल्वर, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, एनी एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी? एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। तो अगर मान लो कैल्शियम होगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका डबल। एल्यूमिनियम होगा, उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका ट्रिपल। ये कितने के लिए निकल के आया है? ये निकल के आया है 1 इलेक्ट्रॉन और 1 मोल के लिए। उसी को फैराडेज कांस्टेंट कहते हैं। इसी नंबर को फैराडेज कांस्टेंट कहते हैं, वो यहीं से बना है। ठीक है। इसको रफली 96500 ले लिया जाता है कैलकुलेशंस में। और इसी 96500 को 1 F कहते हैं, 1 फैराडे। ये फैराडे कई जगह काम में आएगा, अलग अलग चैप्टर्स में। इतनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी रिडक्शन करवाने के लिए। फैराडे क्या है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अपन ने जो निकाला है, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड। ठीक है। Okay. तो क्या कंक्लूजन हुआ कि अगर आपको सिल्वर को रिड्यूस करके डिपॉजिट करवाना है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 1 है। है ना? अगर मुझे मैग्नीशियम को डिपॉजिट करवाना है तो जो मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो है 2F। और अगर मुझे एल्यूमिनियम को रिड्यूस करवाना है, 1 मोल को, सबके 1 मोल, लेकिन सॉलिड स्टेट डिपॉजिट हो गए ना इलेक्ट्रोड पे जो, उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 3। एंड सो। ठीक है। यहाँ क्वेश्चंस काफी जनरेट होते हैं। है ना? उस पर एक रेंज ले लेते हैं क्वेश्चन की पहले, इसी पैटर्न को कवर, फैराडे को कवर करने के लिए। अ solution of CaSO4 is electrolyzed for 10 minutes with current 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at the cathode? मेटल हमेशा, ठीक है, मेटल हमेशा कैथोड पे डिपॉजिट होगा। ये अपने को निकालना।
अब मेरे पास गिवन क्या क्या हो गया, 10 मिनट के लिए हमने प्रोसेस चलाई है, सेकेंड्स में चेंज करना होगा। करंट पास किया है 1.5 एम्पियर का, और मुझे पता लगाना है कि डिपोजिशन कितने का होगा। तो पहले कॉपर के साथ तो टू पॉजिटिव का केस है, कितना चार्ज वहां पे फ्लो हो रहा है क्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला पता है अपने पास, क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई इंटू टी। 900 कूलम का चार्ज चाहिए कॉपर डिपॉजिट करवाने के लिए, कॉपर आयन डिपॉजिट कराने के लिए। कॉपर की जो रिएक्शन होगी उसमें कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अपनी स्टेट लाने के लिए। उसके हिसाब से हमें पता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। क्या डिपॉजिट करने के लिए, 1 मोल कॉपर टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल, और इसका मास ना 63 होता है। 1 मोल और 63 ग्राम कॉपर डिपॉजिट करने के लिए 2 F इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है ना। यानी 2 इंटू 96,500 इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। कितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, कितने इतना कूलम चाहिए 63 ग्राम के लिए। लेकिन हमारे पास कितना कूलम फ्लो करवाया अपने सर्किट में, सिर्फ 900, तो यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। और 900 कूलम, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड विल बी 63 ग्राम डिपॉजिट हो रहा था 2F से, 63 ग्राम डिपॉजिट हो रहा था 2F से, और हमें पता लगाना था 900 से कितना हो। ये दे रहा है समवेयर अराउंड 0.2938 ग्राम। इतना कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट हो गया होगा। 1 मोल डिपॉजिट कराने वाला अपन ने अलग से निकाला फैराडेज के लॉ से। 1 मोल मतलब 63 ग्राम के लिए अगर इतना कूलम चाहिए, तो हमारे पास कितना था 900, तो उसके लिए पता लगा लिया। अगर इतना कूलम जाता तब तो कितना डिपॉजिट हो जाता, 63। लेकिन अपने पास अवेलेबिलिटी कितने की थी, 900 की। तो यूनिटरी मेथड लगा के अपन ने पता लगा लिया कि इतना कॉपर हमें चाहिए। इस तरह का न्यूमेरिकल फैराडे पे एक सेट होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा जाता है। ठीक, कोलरॉस लॉ का एक इंडेक्स क्वेश्चन कवर कर लेते हैं कैलकुलेशन वर्कआउट के लिए। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल पर लीटर मिथेनोइक एसिड
इज 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। गिवन में दिया है कि H प्लस की जो कंडक्टिविटी है वो 349.6 है, और HCO माइनस की जो कंडक्टिविटी है वो 54.6। तो वी हैव कंसंट्रेशन विथ अस, वी हैव मोलर कंडक्टिविटी विथ अस। हमें अल्फा निकालना है और अल्फा से के ए निकालना है, और पहले पूरी की पूरी मिथेनोइक एसिड की कंडक्टिविटी निकालनी होगी, जो कि दोनों को ऐड करके आ जाएगी नॉर्मली, क्योंकि उसी के दोनों आयंस हैं। वो उन्होंने एक साथ डायरेक्ट आंसर न देके जानबूझकर हमें दो पार्ट दिए, ताकि कोलरॉश का लॉ भी यूज हो जाए कि भाई टोटल कंडक्टिविटी निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देना होता है। तो वहां से उसका मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा, लिमिटिंग वाला, सी दिया हुआ वो तीनों फॉर्मूले को वन बाय वन सीक्वेंस में यूज करके आंसर्स जनरेट करते हैं। तो पहले अल्फा कैलकुलेट करने के लिए मोलर कंडक्टिविटी, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, 46.1 की, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो अपने को ये दोनों आयंस की ऐड करके निकालनी थी, 349.6 और ये 54.6। तो ये हमारे पास 404.2, और इन दोनों को अपन जब डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगी किसकी वैल्यू, अल्फा की। ये आ रहा है 0.1146। ये अल्फा निकल के आया, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट था, आंसर वन से छोटा ही आना था। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत स्मॉल होता है। परसेंटेज में जाएंगे तो 11.4% डिसोसिएट हो रहा है वो। ये अल्फा है। अब इस अल्फा की वैल्यू को आगे बढ़ाना पड़ेगा अपने को सी के साथ। सी दिया हुआ है, सी की वैल्यू 0.025 है, तो के ए को अप्रोच करेंगे 0.025 इंटू अल्फा का स्क्वायर, क्या दिए ना। हाँ नीचे, ठीक, और नीचे हमारे पास 1 - अल्फा, यहाँ से के ए मिलता है। 0.03249, और नीचे आ रहा है हमारे पास 0.886। और इनको डिवाइड करना था। ऊपर डेसिमल प्लेसेस बहुत लेफ्ट में है, 10 टू द पावर माइनस में पावर्स भी आएंगी साथ में। इसको अपन को, जब हम इसको 0.886 से डिवीजन देंगे तो मेरे पास आंसर में
0.000366 कुछ आएगा, और भी डिजिट्स आएंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो 1 2 3 4, यानी 3.66 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर जनरेट होना चाहिए इसका वैल्यू। We'll be continuing with the cells, different batteries. We have to talk about the batteries, primary, secondary batteries, and corrosion. Okay. In the upcoming session.